पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोयुन अब परमानेंटली जोहुन बन चुका है और अगर कोई उससे थोड़ा भी पंगा लेने की कोशिश करता है तो जोहुन उसको उसकी जगह याद दिला देता है। लेकिन अभी भी वो अपने घर में किसी को भी नहीं बताता कि उसकी मेमोरीज वापस आ गई है। और जब शाम को सीओ के साथ स्टडी करने के बाद जोहुन उसको उसकी जॉब पर छोड़ने के लिए जा रहा था, तब जोहुन सीओ से उसके और दायहान के पास्ट के बारे में पूछ लेता है और फिर सीओ अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करती है, जिसमें सीओ जोहुन को उसकी मॉम के उसको छोड़कर चले जाने के बारे में और उसके फादर के एक एब्सोल्यूट गार्बेज होने के बारे में बताती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में सीओ के पास्ट की कहानी आगे बढ़ती है और सीओ हमें आगे बताती है, मैं उस इंसान को अपना फादर भी नहीं कहना चाहती, ना ही वो कभी एक अच्छा फादर बन पाया, लेकिन वही इंसान दायहान के फादर के लिए उनके हाथ और पैर की तरह काम करता है। और दायहान के फादर जो कि तायहान ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी इमेज सिर्फ चेयरमैन की तरह ही रहनी चाहिए, इसलिए मेरे फादर उनके कहने पर वो हाथ बन जाते हैं जो गलत काम करते हैं और वो पैर बन जाते हैं जो गलत जगहों पर जाकर गलत चीजें करते हैं, इसलिए उनको दायहान के फादर का हाथ और पैर निकनेम मिला। और जहाँ मेरे फादर बाहर चेयरमैन के साथ बहुत ज्यादा इज्जत से पेश आते थे और उनके हाथ और पैर बन जाते थे, लेकिन वही हाथ और पैर हमारे घर आने के बाद हमारी कुछ ऐसी हालत कर देते थे जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। वो मेरे फादर तो है लेकिन वो किसी कचरे से कम नहीं है और मुझे भी बहुत शर्म आती थी कि मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूँ। और ऐसा घर होने के बाद में स्कूल लाइफ तो बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकती। मेरे मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, मैंने कुछ दोस्त बनाए और उनके साथ घूमती फिरती भी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे फादर के बारे में अफवाहें हर जगह फैलने लग गई। और जब मेरे मिडिल स्कूल का फर्स्ट ईयर एंड हुआ तब तक सभी लोगों ने मुझसे दूरियां बना दी थी और मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। तब मैं ये बात भी पूरी तरह से समझ गई थी कि इसमें दूसरों की भी कोई गलती नहीं है। अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी कभी किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं घूमती जिसका बाप इतना बड़ा कचरा हो। मेरे डैड मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन गए थे और मैं उनसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। और मैं अपने फेशियल फीचर्स जो कि मेरे डैड को रिजेंबल करते हैं, मैं उनसे भी बहुत ज्यादा नफरत करती थी। अगर मैं उनको अपने चेहरे से निकाल कर फेंक पाती तो मैं ये जरूर कर देती। फिर जोहुन सोचता है, अच्छा तो इसलिए तुम हमेशा अपनी आंखों को अपने बालों से कवर रखती हो। फिर सीओ हमें आगे बताती है कि उसके बाद उसने दोस्त बनाने की कोशिश करना ही छोड़ दिया और अकेली रहने लगी। और ये उसने ये सोचकर किया था कि कोई मुझे अकेला छोड़े, इससे अच्छा तो मैं खुद ही अकेली रह जाती हूँ, कम से कम इससे कम दर्द होगा। जोहुन तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं इतनी ज्यादा स्टडी क्यों करती हूँ, पहले तो मैं ये बस शर्मिंदा होकर करती थी कि क्लास में मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है और मैं अकेली पड़ गई हूँ और मेरे पास स्टडी के अलावा कुछ भी करने के लिए बचा ही नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे ही मैंने पढ़ाई करते करते ये सोचा, चलो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि मैं ये देश छोड़कर ही चली जाऊँ किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई भी ये ना जानता हो कि मैं उस इंसान की बेटी हूँ जो एकदम कचरा है। ये सुनकर जोहुन सोचता है, अच्छा तो इसलिए तुमने उस समय मुझसे इंग्लिश सीखने की रिक्वेस्ट की थी क्योंकि तुम विदेश जाना चाहती थी। फिर सीओ आगे बताती है, फिर एक दिन योरियम बहुत ज्यादा घायल होकर घर आया और मैं उससे पूछने लगी, ये तुम्हारे साथ किसने किया, क्या तुम हॉस्पिटल गए, आखिर तुम रोज रोज इतने ज्यादा घायल होकर घर कैसे आ रहे हो। योरियम कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊं। सीओ चिल्लाकर कहती है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फिर सीओ योरियम के हाथ को पकड़ती है और इससे योरियम को बहुत ज्यादा दर्द होता है और सीओ पूछती है, कहीं तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। फिर योरियम चिल्लाकर कहता है, मैं आखिर उन लोगों से फाइट कैसे नहीं करता, उन्होंने कहा कि मैं एक बदमाश का बेटा हूँ और ये तक नहीं जानता कि मेरी माँ कौन है। और उन लोगों ने माँ के बारे में बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें भी बोली और ये सब सुनने के बाद भी क्या तुम भी एक बेवकूफ की तरह बस खड़ी सुनती रहती और कुछ नहीं करती। और ये सब सुनने के बाद सीओ सीधा अपने फादर से मिलने जाती है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर ही गार्ड्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो, यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है। सीओ कहती है, मैं यहाँ अपने डैड से मिलने आई हूँ। गार्ड्स कहते हैं, क्या तुम्हारा डैड, वो कौन है। सीओ कहती है, उनका नाम है सीओचिदो। ये सुनकर वो गार्ड समझ जाते हैं कि
सीओ किसकी बात कर रही है और वो कहते हैं अच्छा तो तुम सीओ चिदो की बेटी हो जो कि हमारे चेयरमैन का राइट हैंड मैन है। मुझे पता नहीं था कि उसकी बेटी भी है। तुम तो बहुत क्यूट हो लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? सीओ कहती है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। एक्चुअली सीओ यहाँ पर अपने फादर से पैसे इसलिए लेने आई थी क्योंकि वो योरियम को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। और ये बात सुनकर वो गार्ड कहता है अच्छा पैसे, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ 1 घंटा खेलना होगा। और यहाँ पर तुम समझ ही सकते हो कि ये बंदा क्या खेलने की बात कर रहा है। और सीओ इस समय बहुत ज्यादा भोली थी और वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये बंदा क्या कहना चाहता है और सीओ हाँ कह देती है। लेकिन तभी वहाँ पर दायहान आ जाता है और उन दोनों से पूछता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और दायहान को देखकर वो दोनों गार्ड्स बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं अरे यंग मास्टर आप यहाँ कैसे आए? हम तो यहाँ बस इस लड़की से बात कर रहे थे और ये लड़की भाई सीओ चिदो की बेटी है। और ये बात सुनकर दायहान भी हैरान होता है और कहता है अच्छा अंकल सीओ चिदो की बेटी? फिर दायहान सीओ के पास जाकर उससे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था कि अंकल चिदो की एक बेटी भी है, लेकिन अभी अंकल चिदो थोड़े बिजी है, तुम्हें जो कोई भी काम हो तुम मुझे बता सकती हो। तभी सीन सीओ के घर पर योरियम पर शिफ्ट होता है जिसका हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा था और उसको भी लग रहा था कि शायद उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन योरियम फिर भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। और योरियम को बहुत ज्यादा हॉर्न की आवाजें आ रही थी जिससे वो परेशान हो जाता है और बाहर खिड़की पर जाकर गालियां देते हुए कहता है साले तुम कौन हो? मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? लेकिन योरियम जैसे ही बाहर देखता है उसको बाहर सीओ दिखती है जो योरियम से कहती है जल्दी नीचे आ जाओ, हम अब इस कार में हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर सीन उस समय शिफ्ट होता है जब सीओ और योरियम दायहान की कार से हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे और दायहान योरियम से कहता है अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो सीधा मुझे आकर बताना। और ये बात सुनकर योरियम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर दायहान आगे कहता है तुम दोनों अब बिल्कुल सेफ हो अब क्योंकि तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। फिर सीओ हमें बताती है कि ये दायहान के साथ उसकी पहली मुलाकात थी और फिर आगे बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि दायहान ने कहा था। सब लोग मुझे स्कूल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखने लगे और मैं स्कूल में आना जाना भी उसकी कार से ही करने लगी और सबको लगने लगा था कि मैं और दायहान बहुत ज्यादा क्लोज है। और फिर पहली बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने आकर खुद मुझसे बात की और मेरी फ्रेंड बनने की कोशिश की, भले ही ये सिर्फ दायहान की वजह से था लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। फिर योरियम भी सीओ को बताता है कि आज कुछ बदमाश लोग उसको परेशान करने के लिए आए थे लेकिन जैसे ही उसने दायहान का नाम लिया उन्होंने उसे जाने दिया। सीओ कहती है इस बात को ज्यादा अपने दिमाग में मत चढ़ा लेना, कहीं तुम खुद एक बदमाश ना बन जाओ। ये बात सुनकर योरियम थोड़ा इरिटेट होता है और तभी उन दोनों को दायहान की आवाज आती है और दायहान कहता है सीओ योरियम क्या तुम घर जा रहे हो? चलो मेरी कार में बैठ जाओ, आज हम साथ चलेंगे और क्या हमें किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में रुककर कुछ खा लेना चाहिए। और ये बात सुनकर तो योरियम पूरी तरह से पागल हो जाता है और स्टेक स्टेक चिल्लाने लगता है। फिर सीओ हमें बताती है कि मैंने उस समय थोड़ा मैच्योर बिहेव करने के लिए योरियम को रोका था लेकिन वो बस एक पल के लिए ही था। और सच कहूँ तो मैं भी दायहान के साथ रहने के बाद ये सब एंजॉय करने लगी थी और मेरे दिल में भी एक सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी आ चुकी थी। और इसी वजह से जब हाई स्कूल जाने का समय आया तब मैंने भी वही स्कूल चुना जहाँ दायहान जा रहा था। और एक दिन जब मुझे जल्दी घर जाना था तब मैं ये बात दायहान को बताने के लिए उसको ढूंढ रही थी और वो मेरे मैसेजेस भी नहीं देख रहा था। तब मैं उसको ढूंढती हुई छत पर चली गई और वहाँ जाकर मैंने देखा कि दायहान एक बंदे को बहुत बुरी तरह से मार रहा है और वो बंदा पूरा खून में भीग चुका है। और फिर दायहान सीओ को देखकर कहता है अरे सीओ तुम आ गई, वांगू मैं अब जा रहा हूँ तो तुम अब इसको आगे संभाल लेना। और सीओ मुझे माफ करना, तुमने अभी क्या कहा? तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? अरे यार मेरे हाथ में कितना ज्यादा ब्लड लगा हुआ है, तुम्हें ये देखकर जरूर डर लग रहा होगा है ना? फिर सीओ दायहान से कहती है ये पर्सन कौन है और तुमने इसकी इतनी बुरी हालत क्यों कर दी है? दायहान कहता है मैंने इसको मेरी गैंग का एक मेंबर बनने का ऑफर दिया था
लेकिन इसने मना कर दिया। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये अपने जूनियर के अंदर नहीं आना चाहता। शायद मेरा मेंबर बनके इसकी प्राइड हर्ट हो जाती। ये बात सुनकर सीओ बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो जिस दायहान को जानती है वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर दायहान उस मार खाए हुए बंदे से कहता है, सीनियर क्या तू मुझे सुन सकता है? आज से तू एक स्लेव है। फिर सीओ जोहुन को बताती है कि दायहान मिडिल स्कूल में ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही वो हाई स्कूल में आया वो पूरी तरह से बदल गया और वो बिल्कुल अपने फादर चेयरमैन के जैसा बन गया। आखिरकार वो भी तो एक गैंगस्टर ही है। ये बातें सुनकर जोहुन सोचता है कि ये सारी कहानियां तो मैंने पहले भी सुनी है। जुंगवू ने मुझसे कहा था कि वो बदमाश दायहान जैसे ही हाई स्कूल में आया वो पूरी तरह से बदल गया। और फिर जोहुन आगे सोचता है, आखिरकार दायहान तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो तू हाई स्कूल में आते ही पूरी तरह से बदल गया? फिर सीओ आगे कहती है, उस दिन के बाद से मैंने दायहान को इग्नोर करना शुरू कर दिया क्योंकि दायहान की अपीयरेंस बिल्कुल उस इंसान के जैसी हो गई जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। फिर सीन दोबारा पास्ट में जाता है और हमें डोंगमिन दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से दायहान के ग्रुप में शामिल होने के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली अभी डोंगमिन दायहान के ग्रुप का मेंबर नहीं बना है, लेकिन अभी भी वो दायहान के ग्रुप का मेंबर बनने के लिए बहुत ज्यादा उतावला है। और जैसे ही वो अपनी क्लासरूम से बाहर निकलता है वो दायहान से टकरा जाता है और बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है, अरे भाई सीनियर दायहान, भाई मुझे माफ करना, आज आप हमारी क्लास में कैसे आए? दायहान कहता है, क्या सीओ यहाँ है? डोंगमिन कहता है, क्या सीओ वो गूंगी बदमाश? मुझे लगता है जैसे ही क्लास खत्म हुई वो सीधा अपने घर चली गई। ये सुनकर दायहान हैरान होता है और कहता है, क्या चली गई? मेरे पास तो उसका कोई मैसेज भी नहीं आया कि वो जल्दी घर जा रही है। फिर सीन शाम को सीओ के घर के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ पर दायहान सुट्टा फूक रहा था और उसने बहुत सारी सिगरेट पीकर वहाँ फेंक रखी थी। तभी सीओ बाहर आती है और दायहान सीओ से कहता है, तुमने कहा था कि तुम बाहर नहीं आओगी लेकिन तुम तो बाहर आ गई और मैं तो ये सोचने लग गया था कि एक कैंपर वैन मंगवा लूं क्योंकि शायद मुझे आज यहाँ पूरी रात रहना पड़ सकता है। फिर सीओ कहती है, मैं बाहर इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट का सारा धुआं मेरी खिड़की से अंदर आ रहा था। दायहान कहता है, अरे सॉरी मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सीओ अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो तुम कुछ दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो ना? हम लोग एक ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन मैंने काफी समय से तुमको देखा ही नहीं है, ना ही तुमने मुझे कोई कॉल किया ना ही कोई मैसेज किया। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दायहान की ये बातें सुनकर सीओ पहले तो थोड़ा चुप रहती है लेकिन फिर कहती है, अगर मैं सच कहूँ तुम्हारी वजह से ऐसा समय भी आया जब मैंने खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर फील किया और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे क्लोज थी। तुम्हारे क्लोज रहने की वजह से लोग मुझसे खुद आकर बात करते थे और खुद आकर मेरा फ्रेंड बनना चाहते थे। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने तुमको स्कूल की छत पर देखा तब मैंने सोचा, अरे नहीं ये क्या हो रहा है? और उसके बाद तुमने पूरे स्कूल को मेंबर्स और स्लेव्स में डिवाइड कर दिया और फिर तुम बुरे लोगों के साथ घूमने लगे और वो सब अपने से कमजोरों को बुली करते हैं। मेरे डैड जिनसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ वो तुम्हारे फादर के सबऑर्डिनेट है और मैं भूल गई थी कि मैं भी सेम अपने फादर की तरह ही तुम्हारी सबऑर्डिनेट बन चुकी हूँ। पहले तो मैं खुद से ही बहाने बनाती रही और इस बात को टालती रही, लेकिन फिर ये बात धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर होने लग गई कि तुम आखिरकार चेयरमैन के बेटे ही हो और तुम बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह हो। ये सुनकर दायहान कहता है, तो क्या तुम अब मुझे ऐसे ही अवॉइड करती रहोगी? इस बात का सीओ कोई जवाब देती उससे पहले ही दायहान आगे कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं एक गैंग लीडर का बेटा हूँ और मैं भी एक गैंग लीडर की तरह ही वायलेंट हूँ? सीओ तुम्हें क्या लगता है मैं इस पूरा टाइम तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा था? ये बात सुनकर सीओ थोड़ी कंफ्यूज होती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता। फिर दायहान आगे कहता है, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये बात सुनकर सीओ हल्का सा ब्लश करती है और कहती है, क्या
क्या ये एक कन्फेशन था? दायहान कहता है हाँ कुछ वैसा ही। फिर सीओ थोड़ा सोचने के बाद कहती है सॉरी लेकिन मैंने तुमको कभी रोमांटिक नजर से देखा ही नहीं। अरे भाई दायहान जैसे अमीर बंदे का भी कट गया। देख लो भाई तुम जिस लड़की के लिए जमीन आसमान एक करके उसकी लाइफ बेटर बनाने के लिए लगे हुए हो, वो एंड में ये कह देगी कि मैंने तुम्हें कभी प्यार से देखा ही नहीं और फिर तुम फ्रेंड जोन हो जाओगे। वैसे कमेंट करके बताओ कितने लोगों के साथ ये हुआ है कभी ना कभी। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ तो तुमने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिस कर दिया। ये हर किसी के साथ एक ना एक बार लाइफ में होना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हमें हमेशा प्यार ही मिले, कभी कभार रिजेक्शन भी मिलना चाहिए। तभी तो हमें उस प्यार की वैल्यू समझ में आएगी जो हमें अभी मिल रहा है। चलो कमेंट करके बताओ कौन कौन ऐसे फ्रेंड जोन हुआ है। बैक टू द स्टोरी। फिर सीओ आगे कहती है मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात कभी सुनी ही नहीं। और फिर सीओ वहाँ से जाते हुए कहती है और बाय द वे तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारी बातें सुनने के बाद फिर दायहान पागलों की तरह हंसने लगता है। और दायहान को ऐसे देखकर सीओ भी थोड़ा घबरा जाती है और सोचती है कहीं इसको कोई सदमा तो नहीं लग गया। फिर दायहान कहता है सीओ क्या तुम्हें वो बात याद है जो मैंने तुमसे कार में कही थी? अब कल से तुम्हें ये फील होगा कि तुम इस पूरा टाइम मेरे साथ कितनी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रही थी। फिर जोहुन सीओ से पूछता है उसने तुमसे कार में क्या कहा था? सीओ कहती है एक दिन जब मैं दायहान के साथ में कार में थी तब उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था और मैंने कहा था तुम्हें मेरे लिए ये खरीदने की जरूरत नहीं थी। तब दायहान ने कहा था तुम ये चाहती थी ना, और वैसे भी अगर मैं कोई चीज चाह लूं तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो मुझे ना मिले। चाहे कुछ भी हो जाए एंड में मैं उसे पा ही लेता हूँ। ये सुनकर सीओ कहती है क्या सही में? मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम चाहते हो, मुझे तो कभी वो मिला ही नहीं जिसे मैं चाहती हूँ। दायहान कहता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी चीज को मैं चाहता हूँ लेकिन मैं उसे पा नहीं पाता, और अगर ऐसा होता है तो मैं उस चीज को ही तोड़ देता हूँ ताकि अगर उसे मैं ना पा सकूं तो कोई और भी उसे ना पा सके। ये बात दायहान ने मुझसे उस समय कार में कही थी और उसके बाद आज तक तुम जानते ही हो मेरे साथ क्या होता आ रहा है। स्कूल में बुली होना मेरी जिंदगी का एक नॉर्मल पार्ट बन गया था और कोई मेरे पास भी नहीं आता था मुझे बचाने के लिए। लेकिन फिर तुम आए, तुमने आकर खुद मुझसे बात की और मुझे बुली होता हुआ देखकर तुमने इग्नोर भी नहीं किया और मेरी हेल्प की। तुम्हारा शुक्रिया। मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए जोयुन तुम पहले हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं बहुत समय से तुम्हें ये कहना चाहती थी। और सीओ की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वह जोहुन से इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही है और जोहुन का दिल भी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगता है और वो सोचता है ये क्या हो रहा है, आखिर ये किस तरह की फीलिंग है। फिर यहाँ से सीन सीधा बुसान पर शिफ्ट होता है जहाँ पर योंगडो दायहो से कहता है अरे यार अब कुछ कह भी दे, क्या ये सच है कि तूने जेजू आइलैंड की ट्रिप पर जोहुन को देखा था? सब लोग उस बारे में ही बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सोयूना के सामने जोहुन आ गया था। यार अब पीना बंद कर और कुछ बोल। लेकिन दायहो उनसे कुछ नहीं कहता और दायहो याद करता है कि जोहुन के बड़े भाई ने उस समय जेजू आइलैंड पर उससे और स्योनवा से क्या कहा था। जोहुन का बड़ा भाई उन दोनों से कहता है क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम लोग जोहुन के क्लोज फ्रेंड्स हो इसलिए मैं तुमसे सच कहूंगा। जोहुन अपनी मेमोरीज खो चुका है और ये उसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है जिसके बारे में तुम जानते ही होंगे। और उस दिन के बाद से जोहुन को अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस जोहुन को तुम जानते हो वो अब जा चुका है, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता और हमारी फैमिली अब जोहुन को कभी भी बुसान वापस नहीं भेजेगी। और सच कहूँ तो तुम जानते ही हो कि जोहुन बुसान में कैसा हो गया था। तुम लोग भी समझ सकते हो कि जोहुन के लिए बुसान में रहने से ज्यादा अच्छा होगा कि वो सियोल में रहे। और ये सारी बातें सुनकर दायहो और स्योनवा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर जोहुन का बड़ा भाई आगे कहता है जोहुन ने सियोल में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बना लिए हैं और वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तो प्लीज अगर तुम सही में जोहुन की केयर करते हो तो उसको ढूंढते हुए कभी भी सियोल मत आना, अगर तुम सही में उसको अपना फ्रेंड मानते हो तो। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पर दायहो अपने सारे फ्रेंड्स को देखकर सोचता है अगर इन लोगों को पता चला कि जोहुन अपनी सारी मेमोरीज खो चुका है
है और वो अब कभी भी बुसान वापस नहीं आने वाला। तो ये लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे, जिस तरह से मैं शॉक और निराश हो चुका हूँ। और क्या पता अभी सियोनवा किस हाल में होगी और वो इस सब को किस तरह से हैंडल कर रही होगी। और हमें उदास सियोनवा दिखाई जाती है। फिर सीन वापस सियोल में आता है और हमें एक कंस्ट्रक्शन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दायहान के स्कूल के बंदे और किसी दूसरे स्कूल के बंदे के बीच में फाइटिंग कंपटीशन चल रहा है। और वो इस कंपटीशन को डॉग फाइट कहते हैं। और ये गोल्डन बालों वाला लड़का दायहान की तरफ से लड़ रहा है और वो दूसरा बंदा इस बंदे की तरफ से लड़ रहा है, जिसका नाम है बाइक सेगो। और बाइक सेगो कहता है आखिर ये डरपोक बदमाश ठीक से लड़ क्यों नहीं रहा। तभी वो गोल्डन बालों वाला लड़का उसको नॉकडाउन कर देता है और बाइक सेगो की स्कूल ये फाइट हार जाती है। और फिर बाइक सेगो शरत का पैसा दायहान को देते हुए कहता है मुझे लगा था कि हम ये डॉग फाइट जीत जाएंगे, क्योंकि अभी जियोंग हॉस्पिटल में पड़ा है, लेकिन ये बंदा कौन है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम लोग कोई परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग का यूज करते हो। दायहान हंसता है और कहता है तुम जैसा समझना चाहो समझ लो। तभी वो गोल्डन बालों वाला लड़का जिसका नाम सियोकवान है अपने हारे हुए अपोनेंट का हाथ एक लॉक में पकड़ लेता है और उसका ओपोनेंट उससे कहता रहता है तुम तो ऑलरेडी जीत चुके हो, तो फिर ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन सियोकवान कहता है तुझे क्या लगता है क्या एक डॉग फाइट इतनी आसानी से एंड हो सकती है। और सियोकवान उस बंदे का हाथ तोड़ देता है और ये देखकर बाइक सेगो कहता है तू साले बदमाश आखिर ये क्या कर रहा है। हे दायहान इस बार मेडिकल बिल्स तुम्हें पे करने होंगे। फिर दायहान सियोकवान की तरफ जाता है और कहता है सियोकवान तुमने आज अच्छा काम किया, लेकिन आज तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे लड़ रहे थे। सियोकवान कहता है ये सब मैंने तुम्हें दिखाने के लिए ही किया है। अब जबकि जियोंग यहाँ पर नहीं है तो तुम्हारी गैंग में सेकंड नंबर की पोजीशन मेरी होनी चाहिए, उस बंदे की नहीं जो कि अभी बस ट्रांसफर होकर आया है। और सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हूँ। मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए डॉग फाइटिंग में पार्ट ले रहा हूँ। तभी दायहान स्माइल करता है और कहता है सियोकवान ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये अरेंजमेंट कर दूंगा। चलो मैंने तुम्हें एक चांस दिया और तुम्हें इस चांस में मुझे ये साबित करना होगा कि मेरी गैंग में सेकंड नंबर की पोजीशन के लिए तुम काबिल हो या फिर वो ट्रांसफर स्टूडेंट। ये सुनकर सियोकवान एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या मैं उस बंदे को मार सकता हूँ। और ये बात सुनकर दायहान हंसता है और कहता है हाँ हाँ मार लो, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और दायहान से कहता है दायहान भाई मुझे आपको कुछ बताना है। तभी सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जोहुन स्कूल जा रहा था और वो कह रहा था मुझे कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मैं पूरी रात सीओ के बारे में ही सोचता रहा। उसने जो बातें मुझसे कही थी वो बातें मेरी दिमाग से जा ही नहीं रही है। मैं यूजुअली किसी से इतनी बातें नहीं करता जितनी मैंने कल रात सीओ से कर दी थी। और जब उसने मुझसे वो बात की तब मुझे क्या हो गया था, तब मैंने अचानक स्माइल क्यों की, जबकि मैं ऐसा बंदा हूँ ही नहीं। मैं तो ऐसी बातों पर हंसा करता था। फिर जोहुन क्लासरूम के अंदर जाता है और जाकर सीओ को देखता है और उसको देखकर जोहुन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और सीधा जाकर सीओ के बगल में बैठ जाता है। और जोहुन अभी बिल्कुल जोयुन की तरह बिहेव कर रहा है और उसी की तरह बैठा है। फिर जोहुन अपने फोन चलाने की एक्टिंग करता हुआ सोचता है मुझे ऐसी फीलिंग सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि ये लड़की सियोनवा के जैसी दिखती है। मेरे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये सब सिर्फ सियोनवा की वजह से हो रहा है। तभी सीओ जोहुन को एक राइस बॉल ऑफर करती है और कहती है मैंने ये कन्वीनियंस स्टोर से खरीदा था, क्या तुम ये खाना चाहोगे। जिसको जोहुन एक्सेप्ट करने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ाता है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है क्या तुम जोयुन हो। जोहुन कहता है हाँ मैं ही जोयुन हूँ, तुझे क्या काम है। वो मास्क वाला बंदा कहता है ये बदमाश ये मुझसे अभी मिला ही है और मुझसे इतना रूडली बात करने लग गया। चल मुझे चुपचाप फॉलो कर, तू जानता ही होगा मैं यहाँ किसके कहने पर तुझे लेने के लिए आया हूँ। फिर सीन सीधा स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है जहाँ पर दायहान जोहुन से पूछता है तो तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा। और क्योंकि जोहुन दायहान के आगे बहुत ज्यादा कैजुअली खड़ा था तो वो मास्क वाला लड़का पीछे से कहता है अरे बदमाश क्या तू अपनी जेब से
हाथ भी बाहर नहीं निकालेगा। और जोहुन को देखकर स्योकवान सोचता है, क्या यही वो सेकंड ग्रेड का बंदा है जिसने जियोंग को मारा? क्या जियोंग उस समय नशे में था? ये बंदा बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि फाइट कर सकता है और इसके अंदर बिल्कुल भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। फिर दायहान जोहुन से कहता है, मैंने पहले ही बहुत लंबा इंतजार कर लिया है, अब मैं तुमसे जवाब सुनना चाहता हूँ, तो तुम्हारा जवाब क्या है? जोहुन याद करता है कि दायहान ने सीओ को एक स्लेव बना दिया और उसके बाद उसके साथ कितना ज्यादा बुरा बिहेव किया गया। और ये बात याद करके जोहुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पंच टाइट करता है, लेकिन फिर वो अपने बड़े भाई को याद करके अपना पंच लूज कर देता है। तभी स्योकवान पीछे से कहता है, दायहान अगर तुम मुझे बस 5 मिनट दो तो मैं अभी ही इस बंदे की बैंड बजा देता हूँ। तभी जोहुन कहता है, मेरा जवाब है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। ये बात सुनकर दायहान कहता है, ये बात बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्या तुम्हें मेरे दिए हुए ऑफर्स अच्छे नहीं लगे? जोहुन कहता है, नहीं, तुम्हारा वो ऑफर जिसमें मुझे एक बड़ी कंपनी के अंदर एक ऊंची पोस्ट मिलती है वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी गैंग में रहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होगा। तुमने लोगों को क्लासेस में डिवाइड कर दिया, किसी को स्लेव बनाया तो किसी को मेंबर। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा बचकाना लगता है और मेरी एज अब इन बचकाने खेलों को खेलने की नहीं है। तभी स्योकवान जोहुन पर अटैक कर देता है और कहता है, ये साला बदमाश अपने मुंह से कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। दायहान अगर मैंने इसको हरा दिया तो तुम्हारी सेकंड नंबर की पोजीशन मेरी होगी। और उसके इतना कहते ही जोहुन स्योकवान को एक पंच मार देता है जिससे वो विमल की पिचकारी थूकता हुआ बेहोश होकर नीचे गिरता है। और फिर जोहुन कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी कन्वर्सेशन की बीच में आने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है और मैंने हमारे इस चैनल पर एक न्यू मानवा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की है। आप उस मानवा को चेकआउट करो और कमेंट करके बताओ क्या आप उसके और एपिसोड्स देखना चाहोगे।